नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुनो जिंदगी, एहसास के अनकहे पन्ने। मैं हूं पूनम कासलीवाल और आपका स्वागत करती हूं इस साहित्यिक यात्रा में। आप सुन रहे हैं उपन्यास रुके रुके से कदम। तो अब तक आपने जाना कि मेधा का बचपन प्यार और अपनत्व से भरा था। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। तो देखते हैं मेधा की जिंदगी में आगे क्या बदलने वाला है। इस उपन्यास को स्वर दिया है मैंने तथा इसकी संगीत संकल्पना एवं कलात्मक प्रस्तुति की है पूनम चंद्रा मनु ने। तो आइए मेधा के सफर में एक और कदम आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं रुके रुके से कदम का अगला अध्याय। फिर एक दिन सुबह भाई घबराया सा अपने कमरे से बाहर आया और मां से पुदीन हरा या अमृत धारा मांगने लगा। मेधा स्कूल के लिए निकलने वाली थी और बाबा मंदिर से अभी अभी लौटे थे। सुबह की रसोई मां ही देखती थी। भाई देर से घर आता था तो खा पी के सोते सोते आधी रात हो जाती थी, इसलिए मां और बाबा ने भाभी को जल्दी उठने को कभी ना कहा। शुरू में भाभी सकुचाती उबासियां लेती रसोई में आई तो मां ने कह दिया, सुधा, विनोद के रात देर से आने के कारण तुम्हें खाना पीना निपटाकर सोने में देर हो जाती है। तुम्हें इतनी जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं, तुम आराम से उठा करो। बेचारी भाभी कुछ न बोल पाई। शायद हैरान थी कि ये कैसी सास है। बाबा हंसते हुए बोले, तुम में और मेधा में कोई फर्क नहीं है, और सच्ची बात तो ये है कि तुम्हारी सास अपनी रसोई का साम्राज्य छोड़ नहीं सकती। मेधा तुरंत बोली, हाँ यह सही बात है, और माँ की रसोई में बिना नहाए तो कोई घुस नहीं सकता ना। माँ ने तो पाक से कहा, अच्छा अब ज्यादा बातें ना बना, नाश्ता खत्म कर। बहू, तुम चाय लेकर अपने कमरे में जाओ और अभी आराम करो। भाभी मुस्कुराती अपने कमरे में चली गई। मेधा ने पर्स उठाया स्कूल और बाबा अपने दफ्तर। माँ को तरह तरह के खाना बनाने और खिलाने का बहुत शौक था। तभी तो होली दिवाली हो या कोई तीज त्योहार, माँ हर जगह डिमांड में रहती। चाची कहती, भाभी लड्डू तो आप ही अच्छे बनाती हैं, कितनी भी कोशिश करो मुझसे नहीं बनते। माँ के हाथों से बनी गुजिया खस्ता कचौड़ी तो वर्ल्ड फेमस थी। त्योहारों पर दिन तय हो जाते और फिर बनते पकवान। नमकीन मीठा सब घर पर ही बनाया जाता। बाबा तो कभी कभी झींकते और कहते, क्यों इतनी जान खपाती हो, बाजार में सब मिलता है। पता है सब मिलता है, पर उससे बरकत कहाँ, पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं उसमें, ना जाने हाथ वाथ भी धोते हैं कि नहीं। माँ कढ़ाई में घी पलटते हुए कहती, क्यों, क्या हुआ, तुझे किस लिए चाहिए पुदीन हरा? कितनी बार कहा है ना बाहर का ये अंट शंट मत खाया कर। विनोद के पुदीन हरा या अमृत धारा की गोली मांगने पर माँ ने यही कहा। अरे माँ, सुधा के लिए चाहिए, उसे मतली सी हो रही है, वो कल इंडिया गेट पर आइसक्रीम खाई थी शायद। विनोद के इतना कहते ही मेधा तुरंत चिल्लाई, गुड न्यूज गुड न्यूज। भाई ने आंखें तरेरी, फिल्मी कहीं की। माँ ने उसे कहा, चल चल तू अपने काम पे जा, तेरी बस निकल जाएगी। माँ दिन में भाभी को डॉक्टर के पास ले गई। अगले दिन पूरा घर झूम रहा था। बाबा बोराए से हिदायतें दे रहे थे। माँ देसी घी में भाभी की पसंद का बादाम का हलवा बना रही थी, और मेधा भाई को छेड़ने में लगी थी। गुड न्यूज ही थी। फिर एक दिन माँ के एक ममेरे भाई
यानी मामा जी का फोन आया। उन्होंने बताया, बहन जी बहुत अच्छे लोग हैं, छोटा सा परिवार है, लड़का इंजीनियर है और पिछले 5-7 सालों से विदेश में था, अब यहीं दिल्ली में नौकरी करता है। एक बहन है, शादीशुदा है, बेबी बाहर ही रहती है, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। आज सुबह घूमते वक्त लड़के के पिता ने कहा कि वे अपने बेटे के लिए एक टीचर लड़की ढूंढ रहे हैं, अपनी ही बिरादरी के हैं। तो बस झट से मुझे मेधा बिटिया का ख्याल आया। मैंने तो उनसे कह दिया, अरे इतनी अच्छी लड़की तो अपने घर में ही है, बस अब आप लोग मेधा का फोटो और बायोडेटा आज शाम तक भिजवा दो। मैं तो लड़के का फोटो और बायोडेटा ले आया हूं। ऐसे ही थे राकू मामा, शताब्दी एक्सप्रेस पर सवार, फटाफट काम करने में माहिर। उनके सामने कोई अपनी राय नहीं रख सकता था। जो उन्होंने सोचा बस वही परम सत्य, बाकी सब मिथ्या। माँ बोली, ये तो आपने बहुत अच्छा किया भाई साहब, मैं विनोद के हाथ आज ही फोटो और बायोडेटा भिजवा दूंगी। अब आप जरा मेधा के बाबा से बात कर लो। बाबा दफ्तर के लिए निकलने वाले थे। कोई और बात होती तो वो बिन बात किए निकल जाते हैं, पर जब माँ ने आवाज लगाकर कहा कि मेधा के रिश्ते के लिए है, तो उन्होंने रिसीवर उठा लिया। राकू मामा का फोन, यानी कि 1 घंटे की सिर खपाई। मामा ने यकीन दिलाया कि इससे बेहतर लड़का और घर तो हो ही नहीं सकता, राज करेगी अपनी मेधा। बाबा ने भी हंसते हुए कहा, अरे पहले बच्चे एक दूसरे को देख लें, बिना मेधा की पसंद के बात आगे नहीं बढ़ेगी। और फिर उसने अभी नई नई नौकरी शुरू की है। अरे भाई साहब, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मेधा मेरी भी बेटी है, उसे किसी ऐसे वैसे घर थोड़े ही भेजेंगे। आप बस पहले फोटो देख लीजिए, अगर अच्छा लगे तो बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कहते हुए बाबा ने विनोद से कहा कि दुकान जाने से पहले मेधा का साड़ी वाला फोटो और बायोडेटा राकू मामा के घर दे आए और उनसे लड़के की पूरी जानकारी ले आए। चूंकि मेधा की उम्र विवाह लायक थी, तो इन चीजों की 10-15 कॉपी हमेशा तैयार रहती थी। उनके घर में रोज रात को खाना खाने के बाद पूरा परिवार साथ बैठकर टीवी देखता और दिन भर की बातें करता। मेधा अपने स्कूल की बातें बताती और बाबा अपने दफ्तर की। अगले दिन खाने में क्या बनेगा, घर के लिए क्या कुछ लाना है, किसी के घर किसी खास अवसर पर जाना है या आने वाले वो तीज त्योहारों की तैयारी करनी है, ऐसे तमाम मामलों पर इस बैठक में चर्चा होती थी। भाभी की ये पहली तीज है। तीज मायके में मनाई जाती है। भाभी के बड़े भाई अगले रविवार उन्हें लेने आने वाले हैं। माँ ने पहले ही कह दिया, छोले भटूरे बनेंगे, साथ में दही भल्ले और खीर। बाबा बोले, बस रसोई में लगी रहना, खीर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहू के साथ भेजने के लिए बाजार से मिठाई लाऊंगा, साथ में रसगुल्ले भी ले आऊंगा। अरे खीर बनाने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, धीमी आंच पर सुबह चढ़ा दूंगी, बस अपने आप बन जाएगी। ये कहो ना आपको खाने हैं रसगुल्ले, माँ ने भी चुटकी ली। बाबा का रसगुल्ला प्रेम किसी से छिपाना था। डायबिटिक होने के कारण बेचारे चाशनी हटाने के चक्कर में उसे अच्छी तरह निचोड़कर पानी से धोकर खाते थे। माँ हर मिठाई बिना चीनी डाले पापा के लिए पहले ही निकाल लेती थी। आखिरकार तय हो गया, रसगुल्ले ही आएंगे भाई, क्योंकि मेधा को भी पसंद थे। और हीरालाल हलवाई से देसी घी का घेवर, मुंह में डालते ही घुल जाए, और मीठा भी न पतला, न कम न ज्यादा, और भाभी की पसंद की पिन्नियां।
भाई आज दुकान से जल्दी लौट आया। वह मामा के यहाँ से लड़के की तस्वीर और बाकी जानकारी लाया था। तस्वीर पहले माँ ने देखी, उसे देखकर मुस्कुरा दी। बाबा तो बायोडेटा पर नजर गड़ाए थे। माँ ने तस्वीर भाभी को पकड़ा दी और भाभी से मिली मेधा को। पहली नजर वाला प्यार जो सिर्फ सुना या पढ़ा था, आज सच हो गया। सभी को तस्वीर और बाकी सभी जानकारी बहुत पसंद आई। बाबा ने तुरंत मामा को फोन कर लड़के वालों से मिलने का दिन तय करने को कहा। भाई और भाभी टहलने चले गए। मेधा को कल के लेसन की तैयारी करनी थी, सो वह अपने कमरे में चली गई। मेधा का मन आज किताब पढ़ने में कम और तस्वीर की तरफ ज्यादा था। बाहर के कमरे में माँ और बाबा भी शायद उसके बारे में बात कर रहे थे। पता नहीं क्यों मुझे इस बार लग रहा है कि इस जगह बात बन जाएगी, बाकी जो ईश्वर की मर्जी। माँ भी पाठ पढ़ते पढ़ते सोने की तैयारी करने लगी। उससे पहले दूध का जामन लगाना और कल के लिए चने भिगोने थे। मेधा तस्वीर वाले के सपने देखते देखते सो गई। आज भाभी अपने मायके जाने वाली थी। माँ ने पूरी तैयारी सुबह से शुरू कर दी थी। साथ साथ भाभी को भी ढेर सारी हिदायतें देती जा रही थी। माँ ने खास तौर से काजू बादाम मगज को देसी घी में भूनकर उसमें चाट मसाला मिलाकर बनाया था। बाबा भाभी के लिए बंस लोचन का डिब्बा और थ्रेप्टिन के बिस्किट लाए थे। मेधा तो रोज बच्चों के नाम की लिस्ट बना रही थी। भाभी के बड़े भाई उन्हें अपने साथ ले गए। उनके जाते ही राकू मामा का फोन आया कि लड़के वाले इस रविवार को मेधा से मिलना चाहते हैं। तो यह तय हुआ कि माँ, बाबा और मेधा दोपहर बाद मामा के घर पहुंच जाएंगे और लड़के वालों को भी वहीं बुला लिया जाएगा। मेधा ने साफ कह दिया, वह लड़के वालों के सामने वो ट्रे में चाय लेकर नहीं जाएगी। बाबा को भी किसी के घर जाकर लड़के वालों से मिलने का यह तरीका बिल्कुल पसंद न था। भाभी के परिवार को भी वे मंदिर के बगीचे में ही मिले थे। किसी के घर जाकर चाय नाश्ता करने के बाद किस मुंह से कहो जी हमें आपकी लड़की पसंद नहीं है। रविवार उनके घर में हमेशा से खास रहता था। माँ सुबह नारियल का तेल हल्का गर्म करके मेधा के बालों में लगाती। कभी बेसन और दही का लेप चेहरे और हाथों पर लगता, तो कभी आंवला, रीठा, शिकाकाई को इमाम दस्ते में कूटकर रात भर भिगोकर उसे बालों में लगाया जाता। माँ शुरू से ही घर में सभी की पर्सनल ग्रूमिंग को लेकर काफी जागरूक थी। तभी तो बिना मेकअप के सिर्फ माथे पर बिंदी लगाने पर भी कितनी सुंदर लगती थी। वही बिंदी जो नहाने से पहले बाथरूम की टाइल पर चिपका दी जाती थी और नहाने के बाद वापस माथे पर सज जाती थी। कभी कभी गलत पत्ता आ जाने पर बिंदी की गोंद एक बार में ही निकल जाती, तो शेष बिंदियां बाथरूम की इंटीरियर डेकोरेशन बढ़ाती थी। यह माँ के तेल का असर था या रीठा आंवला का कमाल कि मेधा के खूब घने और कमर के नीचे तक झूलते बाल कईयों की ईर्ष्या का कारण थे। मेधा अक्सर बाल लपेट कर गर्दन पर झूलता हुआ जूड़ा बना लेती और उसमें खास लटकन वाली सलाई या पेंसिल घुसा लेती। छोटी सी काली बिंदी, आंखों में पतला सा काजल और आईलाइनर, कानों और हाथों में ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी। मेधा के ये लंबे बाल एक बार माँ के दुश्मन बन गए थे। छठी कक्षा में मेधा के सर में पड़ गई थी जुएं। इतने लंबे और घने बाल होने के कारण माँ की तो जान आफत में आ गई थी। माँ रोज जुएं निकालती और जुएं काम होने का नाम ही न लेती।
गुस्से में आकर माँ ने कैंची उठाई और मेधा के बाल कंधों तक कच्चे कच्चे काट दिए। मेधा खूब रोई। फिर बाबा ने समझाया कि नए बाल पहले से भी अच्छे और साफ आएंगे। अपने घर की बात है, फिर बढ़ा लेना। पर शाम को रसगुल्ले खाने के बाद ही मेधा का रोना कम हुआ। आज मेधा को यह सोचकर हंसी आती है कि वह कितनी सी छोटी बात को लेकर परेशान थी, जबकि उसे पता था कि बाल वापस आ जाएंगे, और अगर ना भी आए तो क्या फर्क पड़ता है। शी स्टिल द सेम पर्सन। बाबा की बात सच साबित हुई। बाबा के मेधा के बाल लंबे और बहुत घने हुए। बालों में कंघी कर, माँ की हरी बांधनी साड़ी पहनकर मेधा तस्वीर वाले से मिलने को तैयार थी। माँ ने सुबह उठकर इडली सांभर बनाने की तैयारी कर ली। नारियल की चटनी मेधा ने पीस ली। नारियल तोड़ना, मिक्सी आदि चलाने का काम हमेशा बाबा करते थे। चीजों को संभाल कर रखना, उन्हें झाड़ना, पोंछना, यह सब काम करने में बाबा एक्सपर्ट थे। माँ जब रसोई में तरह तरह के व्यंजन बनाती तो बाबा हमेशा उनकी मदद करते। सुबह रोज माँ की आवाज बाथरूम से आती, सुनो जरा गैस बंद कर दो, 4 सीटियां हो गई हैं। और बाबा अपना अखबार लपेट कर हंसते हुए कहते, पता नहीं तेरी माँ ये कुकर चढ़ाकर ही नहाने क्यों जाती है। अगर मेधा कहती कि बाबा आप रहने दो, मैं कर दूंगी, तो कहते रहने दे, तू अपने स्कूल जाने की तैयारी कर, वैसे भी तेरी माँ को मुझ पर हुक्म चलाना है। मेधा को उनकी नोक झोंक में बड़ा मजा आता। घर के काम माँ ही संभालती है, पर बाबा पूरा हाथ बटाते थे। छत से कपड़े उतारने हो या धूप में जाकर पापड़ पलटने हो, वे हर काम करते। चाची हमेशा माँ से कहती, जिज्जी आप बड़े भाग्य वाली हो, पता नहीं ये क्यों नहीं सीख लेते भाई साहब से कुछ। माँ हंस देती, शायद मैंने पिछले जन्म में मोती दान किए थे। राकू मामा का खास फोन आया था, जिज्जी आप लोग कुछ खाने पीने का सामान मत लाना। पर माँ के बने इडली वड़े सबकी पसंद थे। लोगों को हैरानी भी होती थी, ये ठेठ यूपी वाले घर में मद्रासी खाना। माँ जिस आसानी से दाल की दुल्हन बनाती, उसी महारत से डोसा या इमली वाले चावल भी। बाबा ने खाने का सारा सामान अच्छी तरह से स्टील के कटोरदान में रखा। सांभर छलक न जाए इसलिए उसे दूध वाली डोलची में भर दिया। जब सब तैयार हो गए तो कार स्टार्ट की गई। बाबा की प्यारी एम्बेसडर कार, जिसने सिर्फ घर वालों को ही नहीं, रिश्तेदारों, अड़ोसी पड़ोसी और उनके रिश्तेदारों की भी खूब सैर करवाई थी। तब गली की यह पहली कार थी, और जब भी निकलती तो सवारियों से अच्छी तरह से ठुस ठुसा कर ही निकलती। इस कार ने कितनी बेटी बहुओं की विदाई, मंदिर के दर्शन और अस्पताल के फेरे करवाए हैं। रोजमर्रा का काम तो स्कूटर से हो जाता था, पतली गलियों के बीच से निकलने में आसानी रहती। वैसे भी जिस देश का ढांचा पैदल, साइकिल या तांगा रिक्शा के लिए बना हो, वहां कार के लिए जगह ही कहाँ है। भीड़ और कम जगह होने के कारण कार को रखना एक भारी समस्या थी। वह तो गली चौड़ी होने के कारण कोई दिक्कत नहीं हुई। गर्मियों में तो काफी लोग पानी का छिड़काव कर चारपाई बिछा बाहर ही सोते थे। दिन में गली खेल का मैदान होती और रात में रैन बसेरा। एक अच्छी बात यह थी कि मेधा के घर के पास एक पार्क था, जहां बच्चे मजे से खेलते थे और शाम को बुजुर्ग एक साथ समय बिताते थे। मेधा के परिवार वाले गर्मियों में लाइट जाने पर छत पर सोते, वरना अपने अपने कमरों में कूलर चलाकर। माँ बाबा की खाट आंगन में ही बिछती थी। आज बाबा की कार ने धोखा दे दिया, स्टार्ट ही नहीं हुई।
माँ बुदबुदाई। पूरे मोहल्ले को बांटते फिरो और जब खुद का काम हो तो किसी और की शक्ल देखो। बाबा ने सामने वाले शर्मा जी के बेटे को आवाज दी और कहा, टैक्सी ले आए। माँ और मेधा सामने आंटी के घर जाकर बैठ गए और बाबा ने खाने की कंडियां कार से बाहर निकाल ली। शर्मा जी ने कितना कहा, अरे भाई साहब अंदर बैठ जाइए, टैक्सी स्टैंड 15 मिनट की दूरी पर है, टैक्सी आने में आधा घंटा लगेगा। पर बाबा गली के मोड़ पर ही खड़े रहे, मानो उनके वहां खड़े होने पर टैक्सी जल्दी आ जाएगी। वैसे ही जैसे लोग प्लेन रुकने का इंतजार किए बिना भारी भारी बैग कंधे पर लादे संकरी सी आइल में खड़े हो जाते हैं, इस बात से बेपरवाह कि किसी के नाक और मुंह पर चोट लग रही है। बाबा ने कार की चाबी शर्मा अंकल को दे दी कि वे मैकेनिक को बुलाकर कार ठीक करवा दें। पहले लोगों को कितना भरोसा था ना एक दूसरे पर। माँ ने घर की चाबी आंटी को दी ताकि शाम को पानी आने पर मोटर चला दे। टैक्सी आ गई और उसमें सवार होकर सब राकू मामा के घर की तरफ रवाना हुए। राकू मामा के घर पहुंचने में आधा घंटा लगा। रविवार होने के कारण सड़क पर भीड़ कम थी। घर पर सभी उनका इंतजार कर रहे थे। मामा जी वहीं बाहर बरामदे में बैठे थे और मामी शायद भीतर थी। बाबा वहीं बाहर मामा जी के पास बैठ गए। मामा जी ने श्याम भैया को आवाज दी, ये सामान अंदर ले जाओ और अपनी माँ से कहो कि चाय का पानी चढ़ा दे, मेहमान भी आते ही होंगे। उनके साथ सामान देखकर मामा ने माँ से सवाल किया, दीदी मैंने कहा था ना आप कुछ मत लाना, फिर यह सब क्यों? अरे भाई साहब कुछ नहीं, बस आपकी पसंद के इडली वड़े और सांभर है। मैं जरा चटनी फ्रिज में रख दूं, कहीं खराब ना हो जाए, कब से बाहर रखती हुए कहते हुए माँ अंदर चली गई। हालांकि बाबा ने चटनी का डिब्बा एक गीले मोटे तौलिए में लपेटा हुआ था, पर माँ को अभी भी अपना वो कार खराब होने वाला गुस्सा जो उतारना था। मामा ने हंसते हुए माँ की बात टाली, अरे दीदी मशीन है, क्या भरोसा। अब तो इंसान का भी भरोसा नहीं रहा। कल हमारे पड़ोस वाले सिंगल साहब अच्छे भले मॉर्निंग वॉक पर गए थे, कुत्ता पीछे पड़ा, जरा सा लड़खड़ाए और गिर पड़े। वो तो भला हो एक भले मानस का जो उठाकर अपने स्कूटर से घर तक छोड़ गया। अब बताओ, हड्डी टूट गई। अरे ये तो कार है, वो भी पुरानी। मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब, अब ना आप इसे बेच ही डालो, वरना बाद में किलो के भाव बेचनी पड़ेगी। सब जोर जोर से हंसने लगे। बाबा का अपनी पहली कार से कितना प्यार है यह तो जग जाहिर था, और इमोशनल अटैचमेंट भी। वे बोले, भाई ये कार नहीं है, फैमिली मेंबर है। कितनी मधुर यादें जुड़ी हैं इसके साथ। पुरानी है पर जान अभी बाकी है, एकदम सॉलिड है। ये आजकल के टीन के डिब्बे सी नहीं कि मुक्का मारो और डेंट पड़ जाए। पर हाँ, अब शायद बदलने का वक्त आ गया है। शुक्र है, माँ और मेधा यह कहते हुए मुस्कुराती हुई अंदर चली गई। अरे जीजी कितनी देर लगा दी, और ये सब क्या ले आई? सुमन जरा अपने कमरे से बाहर आओ और मेधा दीदी को कंघा दो, देखो बाल कैसे उलझ गए हैं। मामी ने सामान पकड़ते हुए कहा। मेधा के लंबे घने बाल, जिन्हें हमेशा एक ढीले से जूड़े में बांध कर रखती थी, आज धुले धुले खुले खुले कमर के नीचे लहरा रहे थे। माथे पर छोटी सी बिंदी, होठों पर हल्की सी गुलाबी लिपस्टिक, काजल और आईलाइनर। गहरी हरी साड़ी उस पर बहुत जच रही थी। सांवली मेधा के नैन नक्श बहुत तीखे थे, बड़ी आंखें और सुतवा नाक। सुमन ने गाल चूमते हुए कहा, हाय दीदी कितनी गजब लग रही हो, आज तो कोई घायल होने वाला है। चल हट, पागल कहेंगी। कितनी गर्मी है इसलिए टैक्सी का शीशा नीचे करना पड़ा, और देख बाल कैसे बिखर गए। सुमन कंघा लेकर मेधा के बाल सुलझाने लगी। दीदी आप कौन सा शैम्पू लगाते हो, कितनी सिल्की सिल्की बाल हैं आपके। अरे हफ्ते में एक बार गर्म तेल की मालिश
और महीने में एक बार आंवला शिकाकाई से बाल देती हूँ और कभी कभी दही और बेसन लगा लेती हूँ। मेधा को सजने संवरने या मेकअप का कोई शौक नहीं था। पहली बार मेकअप भी उसने भाई की शादी पर घर पर ही किया था। बाबा भी कहते थे, अच्छी भली सूरत को क्या बिगाड़ना। हाँ, भाभी को बहुत शौक था। मेधा अक्सर तैयार होने में भाभी की मदद करती और भाभी ने कितना कहा कि जो चाहो लगा लो, ये मेकअप बॉक्स लो, पर मेधा टाल जाती। उनके घर कभी भी चीजों को लेकर कोई बंटवारा नहीं था। जब भी बुआ या मौसी आती तो माँ की साड़ी पहन लेती। अगर नहीं पहनती तो माँ खुद अलमारी से निकाल कर दे देती कि आज ये पहन लो, आप पर खूब जचेगी। मेधा और ममेरी चचेरी बहनें कपड़े, चप्पल, पर्स पूरे हक से इस्तेमाल करते थे। पहले सामान कम और दिल बड़े होते थे, तभी तो लकड़ी की सीढ़ी हो या सिलेंडर, सभी एक दूसरे के साथ बांट लिया जाता था। आइए आइए आइए, मामा जी की आवाज सुनकर लगा कि मेहमान आ गए। लाइट चली गई तो श्याम और मामा ने कुर्सियां बीच आंगन में लगा दी। मामी तुरंत कुछ हाथ के पंखे ले आई। आंगन में बहुत सारे गमलों में ढेर सारे पौधे लगे थे और थोड़ा पीछे एक अमरूद का पेड़ भी था। हवा अच्छी चल रही थी तो बाहर बैठना अच्छा लगा। राकू मामा की पहले से दोस्ती होने के कारण काफी सहज होकर सभी बैठ गए। श्याम और सुमन भी काफी बार घूमते फिरते माधव को देख चुके थे। कोई खास बातचीत नहीं थी कि माधव कौन है, ये लोग बस पास ही रहते हैं और पैदल आए हैं। राकू मामा ने बताया कि उनके घर कोई गाड़ी या स्कूटर नहीं है और यहाँ किराए के घर पर रहते हैं। माधव को भी विदेश से आए साल भर हुआ है। उनका एक फ्लैट है कहीं रोहिणी की तरफ, लेकिन अभी उस ओर जाना नहीं चाहते। पहले यहाँ से शादी हो जाए, क्योंकि बरसों से रह रहे हैं, सबसे जान पहचान है। नई नई जगह शुरू में बसने में थोड़ी असुविधा होती है। सब कुछ नए सिरे से शुरू करो, काम वाली से लेके डॉक्टर तक। आसान नहीं है ना नई जगह जमना। अच्छी बात है कि नई जगह दिल्ली में ही है। बाबा को भी यही चाहिए था। मेधा सुमन के कमरे में थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लोगों से बातचीत करना और अजनबी लोगों से दोस्ती करना उसके बाएं हाथ का खेल था। उसने एक गिलास पानी पिया और अपनी साड़ी का फॉल ठीक कर बाहर आ गई। माधव सामने ही बैठा था। दोनों की नजरें टकराई। उसके चेहरे पर कोई भाव न था। लड़के भी नर्वस होते हैं, आखिर उनकी जिंदगी में भी अनजानी लड़की आती है। मेधा को अजीब लगा, पर उसने मुस्कुराकर सबसे नमस्ते की और एक खाली कुर्सी पर माधव की मां के बगल में बैठ गई। माधव अब बिल्कुल सामने नहीं, थोड़ा दाईं तरफ था, पर सब एक दूसरे को भली भांति देख पा रहे थे। पता नहीं क्यों माधव को देखते ही मेधा को लगा कि ये लोग इनकार करने वाले हैं। माधव का रंग साफ था। जिस देश में सुंदरता का पैमाना रंग गोरा होना हो, वह भी सिर्फ लड़कियों के लिए, और जहां भारी भरकम दहेज भी ना हो, तो शादी का मामला जमाना एवरेस्ट की चढ़ाई से भी चढ़ना अधिक कठिन होता है। मामा का तो बोलना शुरू हो गया। मेधा का स्कूल, उसके डिबेट, उसकी कविताएं, उसका थिएटर प्रेम, उसकी ढेर सारी तारीफ, जो गलत नहीं थी। मेधा हर फन मौला जो है, जो भी करती खूब मन लगाकर सलीके से करती है, चाहे वो मोहल्ले की आंटी और भाभियों को मेहंदी लगाना हो या
वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेना हो। बस उसे खेल कूद का कोई शौक नहीं था। किताबें पढ़वा लो, बंकिम हो या टैगोर, सब चाट डाला था। शिवानी और निर्मल वर्मा को तो अनेकों बार घोट लिया था उसने। माधव के पिता को भी पढ़ने लिखने का शौक था। फिर क्या था, दोनों ने ढेर सारी बातें की। माधव ने कुछ नहीं कहा, ना ही मेधा से कुछ पूछा। माधव की माँ बोली, हमारे यहाँ सब कम बोलते हैं। श्याम और माधव आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मामी और माँ रसोई में चाय नाश्ते के इंतजाम में लगी थी। सुमन ने सबको बताया कि मेधा दीदी बहुत बढ़िया पिज्जा और चाउमीन बनाती हैं। मेधा ने कॉलेज में फूड प्रिजर्वेशन का कोर्स किया था। उसमें जैम, जेली, स्क्वैश के साथ पिज्जा और चाइनीज बनाना भी सीखा था। मेधा हर गर्मी की छुट्टी कुछ ना कुछ सीखती थी। फैब्रिक पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई। माँ बाबा ने कभी जोर नहीं दिया, बस उसे खुद से ही शौक था। बाबा ने माधव से उसके कुवैत के काम और वहां के मौसम आदि के बारे में पूछा। मेधा बातें तो माधव के पिता से कर रही थी, पर उसके कान माधव की आवाज सुनने में लगे थे। माधव काफी धीमी आवाज में बाबा से बातें कर रहा था। माँ और मामी चाय नाश्ता लगाने में लगी हुई थी। मामी ने सांभर भी गर्म कर दिया। सभी ने स्वाद लेकर सब कुछ खाया। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि यह सब कुछ घर पर ही बनाया गया है। चाय नाश्ते के बाद मामा बोले, जाओ बच्चों, बाहर का चक्कर लगाओ। मतलब साफ था, सब चाहते थे कि माधव और मेधा आपस में बातचीत कर ले। माँ बाबा ने कभी बेटा बेटी में फर्क नहीं किया। मेधा स्कूल कॉलेज के हर टूर पर जाती थी। सारे कॉलेज फेस्टिवल अटेंड करती थी। अगर रात देर होती तो भाई या बाबा कभी सहेली के घर से तो कभी कॉलेज से उसे लेने आ जाते थे। माँ कभी टोकती तो बाबा कहते, बाहर निकलेगी तो कुछ सीखेगी, और मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है। इसी भरोसे के कारण मेधा मंडी हाउस में देर रात तक होने वाले नाटक देखने सहेलियों के साथ चली जाती। कितनी बार कॉलेज के लड़कों की तरफ से दोस्ती पहल को साफ टाल देती। उसे पता था बाबा उसकी पसंद को अगर तुरंत मानेंगे नहीं तो मना भी नहीं करेंगे, पर कभी कोई इतना करीब नहीं आ पाया। उनका 5 सहेलियों का पक्का ग्रुप था जो पांडव के नाम से मशहूर था। पढ़ाई, घूमना और मस्ती सब एक साथ होती। उसमें किसी लड़के की गुंजाइश कम थी। बातचीत सबसे होती। चाय, ब्रेड, टिक्की एक साथ खाए जाते थे। जनपद की शॉपिंग इकट्ठे होती। अक्सर खादी से कुर्ते और कोल्हापुरी चप्पल भी साथ ही खरीदी जाती थी। बस पर इंतजार करते हुए स्टॉप पर अंताक्षरी और डमशराट खेला जाता था। बच्चे यानी मेधा, माधव, श्याम और सुमन सब कॉलोनी का चक्कर लगाने चल दिए। अगर प्यार हो तो बार बार कहने की या जताने की जरूरत नहीं होती। एक दूसरे की छोटी छोटी खुशी का ख्याल रखना और समझना प्यार से ज्यादा जरूरी है एक दूसरे की इज्जत करना। बाबा और माँ के बीच यही तो देखा था। कभी एक दूसरे पर चिल्लाते या गरजते नहीं देखा। ये बात नहीं कि मन मुटाव नहीं होता। कभी माँ फुलाती कि जब देखो अपनी मन मर्जी, पता नहीं किस किस को खाने का न्योता दे आते हैं, और जब चाहे घर से कुछ भी उठाकर बिन पूछे किसी को दे आते हैं। और बाबा की शिकायत थी कि माँ ने एक बार जो मामा के घर जाने की ठान ली तो मजाल है ईश्वर भी उसे टाल पाए। बाबा तो फिर भी निश्वर जीव थे।
वैसे बाबा को भी अपनी ससुराल में खूब मजा आता था। माँ 5 भाइयों की इकलौती बहन। नाना नानी तो अब रहे नहीं, पर सभी मामा मामियां माँ को हाथों हाथ लेते थे। सभी आपस में बहुत प्रेम से जुड़े थे। छोटे बड़े फैसलों में एक दूसरे की राय जानना, जरूरत होने पर आर्थिक मदद करना। मेधा को याद है, जब बाबा स्कूटर से गिरने के कारण उनके पैर की हड्डी टूट गई थी, तब छोटे मामा 2 हफ्ते उनके साथ आकर रहे थे और उनके जाने के बाद बीच वाली मामी जी आ गई थी। जब तक बाबा पूरी तरह ठीक होकर ऑफिस नहीं जाने लगे, तब तक कोई ना कोई माँ की मदद के लिए उनके पास रहा और शायद इसी कारण बाबा जल्दी ठीक हो गए। पर बिस्तर पर लेटे लेटे उनका भरपूर एंटरटेनमेंट होता था। इंसान जब शारीरिक रूप से कमजोर हो तो आसपास का हल्का फुल्का खुशनुमा माहौल उसे जल्दी ठीक कर देता है। इसलिए दिन रात कोई ना कोई बाबा के पास रहता, फिर चाहे उन्हें बाथरूम तक ले जाना हो या ताश खेलना। माँ बाप भी मजाक करते हैं, जीजा जी कहीं जानबूझकर तो हड्डी नहीं तोड़ी ताकि अपने सालों से सेवा करवा सको। बाबा भी हंसकर जवाब देते, हाँ तुम्हारी दीदी ने धक्का दिया है, शुक्र करो मैंने पुलिस नहीं बुलाई। बच्चे यानी चारों बाहर कॉलोनी में चक्कर लगाने चल दिए। कारण क्या था सबको पता था, पर अकेले माधव और मेधा को नहीं भेज सकते थे, इसलिए सुमन और श्याम बॉडीगार्ड की तरह साथ चले गए। श्याम मेधव को अपनी कॉलोनी में हर रविवार होने वाले क्रिकेट मैच के बारे में बताने लगा और सुमन मेधा को अपने आने वाले कॉलेज ट्रिप के बारे में। चारों साथ साथ ही चल रहे थे। सुमन मेधा और माधव के बीच में थी। अचानक सुमन बीच से हट गई और मेधा को माधव की तरफ करते हुए श्याम से बोली, माँ ने आइसक्रीम लाने को कहा है। जब तक श्याम कुछ समझ पाता, वह उसे खींच कर दूसरी तरफ ले गई। मेधा मुस्कुराई। माधव कुछ सकपका गया। शायद उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह अचानक मेधा के साथ अकेला होगा और उसे बात करनी पड़ेगी। कुछ दूर तो वे चुपचाप चलते रहे। यूं तो मेधा बिना बात के बिना रुके घंटों बात कर लेती थी, पर पहली बार किसी से मिली है जो शायद बात नहीं करना चाहता। अगर आप चाहे तो हम वापस चल सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम जबरदस्ती बात करें, वह बोली। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कौन से स्कूल में पढ़ाती हैं? अमर जीवन, घर के पास ही है, आने जाने का रिक्शा लगा है। माधव कुवैत और अपनी विदेश में रहने वाली बहन के बारे में बातें करने लगा। माधव ने सिर्फ अपने विदेश प्रवास के बारे में कुछ बातें बताई। न माधव मेधा से उसके बारे में पूछा और न ही अपने बारे में कुछ बताया। मेधा भी अपनी जुबान तालू से चिपकाए रही। उसे अपने पर गुस्सा भी आ रहा था। कितना कुछ था पूछने को, मगर उसकी आवाज ही नहीं निकल रही। उसे सुनकर अच्छा लगा कि जो अपनी बहन जीजा से इतना प्यार करता है, वह पारिवारिक रिश्तों की अहमियत जानता है। तभी सामने से सुमन और श्याम आते दिखे। सुमन चहकी, माधव भाई कैसी लगी हमारी मेधा दीदी? मेधा ने उसे आंखें दिखाई। माधव ने कोई जवाब नहीं दिया। वे सभी घर की ओर वापस लौट चले। अरेंज मैरिज। एक दूसरे के परिवार के बारे में, जाति, धर्म, लड़के की कमाई कोई ऐप तो नहीं, लड़की घर के कामकाज जानती हो, घरेलू हो, संस्कारी हो, यह जानना जरूरी होता है। पहले शादी, फिर धीरे धीरे प्यार हो जाता है, या साथ रहते रहते एक दूसरे की आदत पड़ जाती है, फिर जिंदगी बस यूं ही कट जाती है, पता ही नहीं चलता।
यही सब सुना था। पर मेधा के लिए जरूरी था सम्मान और आपसी तालमेल, जो उसने अपने घर में हमेशा देखा था। माधव के माता पिता मानो उनके आने का इंतजार कर रहे थे। जी, हम घर जाकर जो भी होगा बताएंगे, उसकी माँ ने कहा। माँ और बाबा उन्हें गेट तक छोड़ने गए। माँ और मामी रसोई समेटने लगी। श्याम टैक्सी लेने चला गया। मामा ने बहुत कहा कि रुक जाए, रात का खाना खा कर जाए, पर वे रुके नहीं। अगले दिन सभी को काम पर जाना था और पेट तो सभी के भरे थे। टैक्सी में बैठते हुए बाबा बोले, लड़का तो अच्छा लगता है, छोटा सा परिवार है, क्यों मेधा? मेधा तो माधव के ख्यालों में गुम थी, अचकचाई और बोली, हाँ बाबा। माँ और बाबा दोनों हंस पड़े। माँ बोली, तुम दोनों ज्यादा ख्याली पुलाव ना पकाओ, अभी उनका जवाब आने दो। हमारी मेधा लाखों में एक है, बाबा बोले। बस आपकी यही बातें? देखा नहीं, लड़के का रंग कितना साफ था और लंबा भी था। हमारी बिटिया कितनी काबिल है, तुम भी जब देखो गलत ही सोचना, बाबा झल्लाए। अरे आप दोनों अब बेकार की बातों में सर न खपाए। माँ, कल देर से घर आऊंगी, स्कूल से सीधे यूनिवर्सिटी जाऊंगी, मुझे एमए का फॉर्म भरना है। बीएड करते हुए और अब स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते मेधा को लगने लगा था कि वह और पढ़ना चाहती है। कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहती है और इसमें पूरा साथ दे रहे थे कॉलेज का पांडव ग्रुप। उनके प्रिय कश्यप सर हमेशा कहते थे, मेधा तुम बन सकती हो, जो चाहो, अपनी उड़ान को कभी मत रोकना। कश्यप सर उसके ही नहीं, सभी छात्रों के प्रिय थे, प्रगतिशील और हमेशा सभी को प्रेरित करते हुए। मेधा को याद आए कॉलेज टूर के दौरान कुल्लू मनाली में बताए बुद्धे। बाहर घूमने फिरने का ट्रिप हो या पिकनिक, मेधा कुछ नहीं छोड़ती थी। यह आदत भी बाबा से आई थी। मेहमानों को दिखाने के बहाने कुतुब मीनार, राजघाट, पालिका बाजार और पुराना किला वे अनेकों बार देख चुके थे। रात को इंडिया गेट तक का चक्कर और कैवेंडर्स पर फ्लेवर्ड मिल्क पीना उनके घर आम बात थी। गर्मियों की छुट्टी में नाना नानी के घर जाना या बुआ या चाचा के परिवार का आना कोई नई बात नहीं थी। इसके अलावा सभी त्योहार इकट्ठे मनाए जाते और शादी या किसी विशेष अवसर पर जाना हमेशा जरूरी होता। माँ बाबा के लिए जिंदगी में लोग और उनकी छोटी से छोटी खुशी को सेलिब्रेट करना महत्वपूर्ण था। उसे जैसे ही पता चला कि कॉलेज ट्रिप कुल्लू मनाली जा रहा है, मेधा ने तुरंत फॉर्म ले लिया। माँ कभी ना नुकुर करती तो बाबा उसे और भाई को हमेशा जाने के लिए प्रोत्साहित करते। इस बार भी बिना किसी दिक्कत के बाबा ने फॉर्म पर साइन कर दिया। इस ट्रिप में पहले दिन वे चंडीगढ़ रुके। वहां उन्होंने रोज गार्डन, रॉक गार्डन, सुखना लेक देखा। उसके बाद उनकी बस मंडी की तरफ चल पड़ी। रास्ते पर गाते बजाते मस्ती मजाक करते हुए समय कैसे बीत गया पता ही न चला। वहां से वे गए मनाली, जहां वे एक स्कूल में 2 दिन रुके। वहां के मंदिर और बाजार घूमे और अगले दिन रोहतांग पास गए। पहली बार बर्फ देखकर मानो सब पागल से हो गए। ढेर सारे फोटो खींचे। फिर अगले दिन गए मणिकर्ण। हरा भरा सरपीला रास्ता, बीच में छोटे छोटे गांव, लहलहाते खेत, उनमें काम करते लोग। पूरा दृश्य इतना मनमोहक था कि सभी चुपचाप इस तरह बाहर आंखें गड़ाए थे मानो इस लम्हे को हमेशा हमेशा के लिए अपने जहन में कैद कर लेना चाहते हो।
मेधा अपनी डायरी में हर जगह का नज़ारा और अपने मन में उमड़ते घुमड़ते भावों को लिखती जा रही थी। मणिकर्ण अपने गर्म पानी के चश्मे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर इनका ग्रुप वहाँ के प्रसिद्ध गुरुद्वारे में रुका। गुरुद्वारे के विशाल भवन के पास से गुजर रही थी भरपूर वेग से बहती पार्वती नदी, जिसका पानी बर्फ से भी ठंडा और ऊंचाई पर उबलते स्रोत नदी से उलझते दिखते। यह ठंडे और गर्म का अनोखा संतुलन और संगम चमत्कारिक था। इन्हीं गर्म चश्मों में गुरुद्वारे के लंगर के लिए बड़े बड़े बर्तनों में चाय बनती, दाल चावल पकते, सफेद कपड़ों की पोटलियों में चावल बांधकर रस्सी से गर्म पानी के कुंड में लटका दिए जाते और कुछ ही मिनटों में उन्हें बाहर खींच लिया जाता। यह पूरा अनुभव मेधा और उनके ग्रुप ने अपनी आंखों से देखा। अगले दिन किसी का भी दिल वापस दिल्ली आने का नहीं था। काश ये ट्रिप कुछ दिन और चलती है। सुबह जल्दी निकलना था, इसलिए ना चाहते हुए सब जल्दी सो गए। बीच में शिमला रुकते हुए दिल्ली पहुंचे। लगभग हर छात्र और साथ आए तीनों अध्यापकों ने सेब की 1 या 2 पेटी खरीदी। जब बस यूनिवर्सिटी के स्टॉप पर रुकी तो मेधा अपने पिछले साल की कुल्लू मनाली ट्रिप की यादों से बाहर निकली। शालू वहीं कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स वाले ऑफिस में उससे मिलने वाली थी। उसने और शालू ने एक साथ बीए किया था। फिर शालू ने 1 साल ब्यूटिशियन का कोर्स किया। अब मेधा के यह कहने पर कि वह एमए करेगी तो शालू भी बोल पड़ी, अरे ये तो कॉरेस्पॉन्डेंस वाला कोर्स है, मैं भी कर लूंगी। शालू के पापा ने छत पर एक कमरा बनाकर उसका पार्लर शुरू करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। हालांकि शालू पढ़ने में बहुत मेधावी है, पर उसके घर की माली हालत कुछ ठीक नहीं थी। वह 4 भाई बहनों में बड़ी थी, इसलिए उसे लगता था कि वह भी कमाई करके परिवार की मदद करे। मेधा के घर उसका खूब आना जाना था। मेधा के कमरे में घुसकर अलमारी से भी कोई भी कपड़े निकाल कर पहन लेती। माँ बाबा को भी उसके घर की स्थिति का पता था। वे उसमें और मेधा में कोई अंतर नहीं करते। भाई की शादी में भी तो शालू के लिए जोड़े सिलवाए गए थे। मेधा मेधा आवाज वाली दिशा में देखा तो शालू फॉर्म लेने वाली लाइन में खड़ी थी। मेधा ने सोचा, चलो अच्छा हुआ शालू जल्दी पहुंच गई। शालू तो मानो बेचैनी से मेधा का इंतजार कर रही थी। उसे कल का पूरा किस्सा जो सुनना था। और बता, कल क्या क्या बात हुई, कैसा लगा लड़का, मिलते ही शालू ने पूछा। वह तस्वीर देख चुकी थी और उसे पता था मेधा को माधव पसंद आया। पता नहीं यार, बड़े चुप चुप थे सब। ना चेहरे पे कोई हंसी, ना मुस्कुराहट, ना ज्यादा बातचीत। हो सकता है बेचारा कम बोलता हो, कोई नहीं, तू सिखा दियो। शालू ने चुटकी ली। तू दिमाग मत खराब कर। अब मैं अपना ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाना चाहती हूँ। बहुत हो गया ये देखने दिखाने का खेल। अरे पढ़े लिखे लोग हैं, अगर तू शादी के बाद पढ़ना चाहेगी तो मना थोड़ा ही करेंगे। अच्छा तू हवाई के लिए ना बना, चल अगला नंबर अपना है। दोनों फॉर्म लेकर भरा और जमा करा दिया। अपनी मार्कशीट और की फोटोकॉपी और फीस दोनों साथ लाई थी, वरना इतनी दूर फिर से आना जाना पड़ता। शालू उसके घर के पास ही रहती थी। दोनों ने गप्पे मारते हुए बस पकड़ी और घर आ गई। शालू रास्ते भर मेधा को अपने पार्लर में होने वाले किस्से सुनाती रही। दोनों को कसकर भूख लगी थी, इसलिए बस पर बैठने से पहले दोनों ने भेलपुरी खाई और खूब नींबू पानी पिया, क्योंकि घर पहुंचने में कम से कम 1.5 घंटा लगता। बाबा ऑफिस से आ चुके थे और माँ के साथ मिलकर भाभी के तीज के सिंधारे की लिस्ट बना रहे थे। उसे देखते ही बाबा बोले, अरे अच्छा हुआ मेधा तू आ गई,
अपनी माँ के साथ यह लिस्ट बना और कल ऑफिस से लौटते वक्त मैं सारा सामान ले आऊंगा। माँ बोली, ज्यादा कुछ नहीं लाना, कल संदूक खोलूंगी, उसमें काफी कुछ मिल जाएगा, बस घेवर फल एक दिन पहले ले आना। पिछली कोठरी में रखा माँ का बड़ा सा एल्युमिनियम का संदूक वास्तव में भानुमति का पिटारा था। उसमें रखे थे अक्सर मिलने वाले जोड़े, बर्तन, साड़ियां और भी ना जाने क्या क्या। किसी भी फंक्शन पर जाने से पहले इसे जरूर खंगाला जाता और इसमें से देने के लिए कुछ ना कुछ निकल ही आता। बाबा पास रहने वाले गुप्ता जी के घर जा रहे थे। गुप्ता जी को अपने घर में रसोई ठीक करवानी थी, इसलिए उन्हें बाबा से कुछ सलाह मशवरा करना था। बाबा अक्सर दूसरों के घरों का काम भी खुद खड़े होकर करवाते थे। इंजीनियर थे, इसलिए सब उनसे सलाह लेने आते थे। बाबा निकल ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। बाबा बाहर जाते जाते रुक गए कि मेहमान आ गए। तो श्रोताओं, यही विराम लेते हैं आज के अध्याय का। मेधा की जीवन यात्रा भी जारी है। आगे उसके रास्ते में कौन से मोड़ आएंगे, कौन सी चुनौतियां उसका इंतजार कर रही हैं, उसके सपने उसे कहां तक ले जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या मेधा को उसका मनचाहा जीवन साथी मिलेगा? ये किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी है। अपनी राय, भविष्यवाणी कमेंट में जरूर लिखिए। मुझे आपके विचार पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रुके रुके से कदम का कोई भी अध्याय आपसे छूट ना जाए। फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मुझे बताइए, अगर आप मेधा की जगह होते तो इस मोड़ पर क्या फैसला लेते। सुनते रहिए सुनो जिंदगी, एहसास के अनकहे पन्ने।